मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगरौली जिले को कई सौगातें दी जा रही हैं। वर्चुअल के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय भाई सुरेंद्र ठाकुर जी, हमारी लोकप्रिय सांसद प्रिय बहन दीदी पाठक जी, हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक और कोरोना ने काम करने की पद्धति भी बदल दी। अब अगर प्रत्यक्ष भौतिक रूप से नहीं पहुंच पाओ तो वर्चुअली कार्यक्रम का आयोजन कर लो। और इसलिए हमने सोचा कि हवाई पट्टी के शिलान्यास में देर नहीं होनी चाहिए। सिंगरौली जल्दी आऊंगा क्योंकि सिंगरौली हमारे प्रदेश का नहीं, देश का पावर हब है। सिंगरौली प्रदेश की धड़कन है और सिंगरौली की जनता मेरे दिल में बसती है, आत्मा में बसती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपसे मिलने का जल्दी कार्यक्रम बनेगा। मैं आपको आज धन्यवाद भी देना चाहता हूं। सिंगरौली वो जिला है जिसने लगातार हमें जनादेश दिया है। सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और विकास की दिशा और दृष्टि, ठीक दिशा, दूरगामी दृष्टि और तेज गति से विकास, ये हमारा संकल्प है। वो तो बीच में 1.25 साल का वनवास हो गया था, इसलिए विकास की गति रुक गई थी। पुरानी सरकार ने विकास के काम रोक दिए थे, लेकिन अब वनवास खत्म हो गया। सिंगरौली के विकास का वनवास भी समाप्त हो गया। आप जानते हैं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी न्यायोचित मांग थी सिंगरौली को जिला बनाया जाए। तत्कालीन सरकारें नकारती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंगरौली को न्याय दिया। आज सिंगरौली केवल जिला नहीं है, सिंगरौली सबसे तेज गति से बढ़ने वाला मध्य प्रदेश का नगर है। आपको याद होगा मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सिंगरौली को जिला बनाते समय मैंने कहा था 2 लाख जनता के बीच में कि सिंगरौली को अत्याधुनिक तरीके से विकसित करेंगे। कभी सिंगरौली सिंगापुर बनेगा। हमारे विपक्षी मित्रों ने आलोचना की थी, लेकिन आज आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने हमारे साथियों के साथ मिलकर
चाहे हमारे सांसद जी हो, हमारे विधायक साथीगण हो, हम सब ने मिलकर सिंगरौली के विकास की योजनाएं बनाई है और उनको लगातार क्रियान्वित करते हम जा रहे हैं। पिछले 10-12 सालों में सिंगरौली जिले ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है और मुझे बताते हुए खुशी भी और गर्व भी है कि जो माइनिंग से रेवेन्यू प्राप्त होता है उसका 37% सिंगरौली जिले से प्राप्त होता है। जैसा गोपाल भार्गव जी बता रहे थे, कोयले का उत्पादन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 15,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश तो ऋणी है। सिंगरौली वालों, आपका सबसे सस्ती बिजली अगर हमें मिल रही है तो सिंगरौली के शासन पावर प्लांट से मिल रही है। ₹1.19 की बिड हुई थी उस समय। ये सबसे सस्ती बिजली है। पावर प्लांट और कोयला खदानों के कारण लगातार रोजगार के अवसर मिले, बढ़े, अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है। मुझे कभी कभी ये शिकायत जो दर्द भी है सिंगरौली से प्राप्त होता है स्थानीय लोगों को रोजगार का। 70% रोजगार स्थानीय नौजवानों को, बेटे बेटियों को मिले, इसका पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। उस दिशा में हम लगातार बात कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, विकास के लिए जरूरी है कनेक्टिविटी। सड़क जरूरी है। मैं जानता हूं कि एक सड़क सीधी से सिंगरौली कई वर्षों से बन रही है। बीच में गेमन के पास थी, वो छोड़ के भाग गई कंपनी। लेकिन मैं आज आपको आश्वस्त कर रहा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर मैंने कहा सीधी सिंगरौली रोड का क्या हाल है। बहुप्रतीक्षित रोड है। अभी तो तत्काल मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, लेकिन 425 करोड़ रुपए के टेंडर लग गए हैं और फरवरी से इसमें युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ होगा। तेज गति से काम करेंगे। अब गोपाल भार्गव बैठे हैं, खुद पर्सनली मॉनिटरिंग करेंगे। और सिंगरौली केवल सड़क से नहीं, आप जानते हैं सांसद जी, हमारे विधायक साथीगण सबने प्रयास किया। भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। सिंगरौली सीधी रीवा रेलवे लाइन अब विकास को नया आयाम देगी। सिंगरौली का मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से संपर्क और आसान होगा। 200 बिस्तर का अस्पताल भी संचालित हो रहा। अब जल्दी मेडिकल कॉलेज भी, उस पर भी हम काम प्रारंभ करेंगे। और इतना सब है तो इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था। मेरे विधायक साथी बैठे, चाहे हमारे कुंवर सिंह जी हो, रामलल्लू जी हो, अमर सिंह जी हो, सुभाष वर्मा जी हो, मेरी सांसद बहनों, गौड़ सिंचाई परियोजना जो हमने स्वीकृत की है 825 करोड़ रुपए की लागत की, इससे 33,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। सिंगरौली जिले के किसानों को भी लाभ मिलेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं साफ तौर पर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। मेरे प्रिय किसान भाइयों, जो 3 किसान कानून बनाए गए वो तीनों किसानों के हित में है। विपक्षी दल भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनमें से पहला कानून, उसमें यही व्यवस्था की है कि किसान अपनी फसल को, अपने उत्पादन को, चाहे वो गेहूं, सोयाबीन, चावल, धान,
भी हो, ज्वार हो, बाजरा हो, या वो फल और सब्जी हो, अगर वो चाहे तो उसको मंडी में बेचे। मंडी बंद नहीं की जा रही, मंडियों की अधोसंरचना को और बेहतर बनाया जा रहा है। मंडी का शुल्क भी घटा के हमने 50 पैसे कर दिया, 2 रुपया से। 1 रुपया 70 पे पहले 2 था, फिर 1.70 हुआ, 50 पैसे रह गया है। मंडी चालू रहेंगी, लेकिन मंडी चालू रखते हुए किसान को अच्छे दाम मिलते तो मंडी में बेचे। लेकिन अगर कोई व्यापारी, कोई कंपनी उसके घर ही आ जाती और उससे कहती हम तुम्हें ठीक दाम दे रहे, हमें फसल बेच दो, तो उसमें आपत्ति की क्या बात है? अगर किसान की मर्जी है कि घर पे उसे ठीक दाम मिल रहे हैं, आई वो घर पे नहीं बेच सकता था इन कानूनों के रहते हुए। अगर कोई व्यापारी खरीद लेता था तो ट्रक पकड़ लिए जाते थे। अब ये किसान की मर्जी, वो चाहे बाजार में जाके बेचे, मंडी में जाके बेचे, चाहे घर पे बेचे। अगर कोई धान के मिलिंग करने वाला, राइस मिल का मालिक सीधे उससे खरीद रहा अच्छे दाम देके, तो बीच में बिचौलिए की जरूरत क्या है? अगर कोई एक्सपोर्टर उसकी फल, सब्जी, अनाज खरीद के एक्सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्टर सीधा खरीद रहा है उससे, अच्छे दाम दे रहा है, तो किसी को आपत्ति क्या है? अगर मंडी के साथ कोई प्राइवेट मंडी खोल दे, कोई व्यापारी अपने वेयर हाउस में ही खरीद ले किसान से अच्छे दाम देके, तो आपत्ति क्या है? आप किसान को क्यों बांधना चाहते कि मंडी में बेचो, मंडी के बाहर नहीं बेच पाओगे? अरे मंडी के अलावा विकल्प दो, जहां अच्छे दाम मिलेंगे वहां किसान बेचेगा। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उन्होंने यही काम किया है। जहां मर्जी हो बेचो, जहां अच्छे दाम मिले वहां बेचो। कोई हमें मजबूर कैसे करेगा कि हम मंडी में ही बेचे? और मंडी में और बाहर जब प्रतिस्पर्धा होगी, व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा होगी कि तुम ये दे रहे हो तो मैं इस दाम पर खरीदूंगा, तो निश्चित तौर पर किसान के उत्पादन के दाम बढ़ेंगे। हमें ये समझ में नहीं आता इसमें आपत्ति क्या है किसी को? ये कानून किसानों के हक में, कीमत इससे बढ़ेगी किसी उत्पाद की। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। अगर मेरे पास कोई कंपनी, कोई व्यापारी आता है कि आपकी धान हम इस भाव पे बोते समय ही तय कर लेता है कि इस भाव पे खरीदेंगे हम, अगर वो मुझे 2,000-2,500 रुपया दे रहा है और मुझसे कह रहा है कि पैदा कीजिए, और मैं उससे कांटेक्ट कर लेता हूं, मुझे लगता है कि इसमें जो दाम मिल रहा है मुझे फायदा है। कांटेक्ट मजबूरी नहीं है, मेरी मर्जी। अगर कोई मुझे ठीक दाम दे रहा है बोते समय और तय करता है, समझौता करता है, आपत्ति क्या है साहब किसी को? और जो दाम वो तय कर लेगा, मान लीजिए सोयाबीन के 4,000 रुपये कुंटल, तो 4,000 रुपया कुंटल खरीदना पड़ेगा। बाद में भले कीमत कम हो जाए तो भी उस कंपनी को, व्यापारी को खरीदना ही पड़ेगा उस कीमत पे। और अगर दाम बहुत बढ़ गए तो किसान उस समझौते के बाहर निकल नहीं सकेगा, इसका क्लॉज भी है उसमें। अब इसमें किसी को क्या आपत्ति है? कल ही होशंगाबाद के पिपरिया जिले में एक राइस कंपनी ने किसानों से 3,000 रुपये कुंटल खरीदने का अनुबंध किया था बोते समय, कि तुम्हारी बासमती धान हम खरीदेंगे, 3,000 रुपया देंगे पर क्विंटल। किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, समझौता कर लिया। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और बाद में व्यापारी ने आनाकानी की, मोबाइल बंद कर लिया। दिल्ली की कंपनी थी। हमने इस कानून के आधार पर त्वरित कार्रवाई की और कंपनी के लोगों को खड़ा होना पड़ा एसडीएम के सामने, और 3,000 रुपए में धान खरीदना पड़ा। यह उदाहरण है। किसानों को ठीक दाम दिलाने का यह कानून नहीं होता तो नहीं मिलता, भग जाता कंपनी वाला।
अब इसमें क्या नुकसान है, कोई बताए तो किसानों का। और तीसरा कानून है, अभी स्टॉक लिमिट लगी रहती थी व्यापारी में, इतने से ज्यादा चावल नहीं रखोगे, इससे ज्यादा आलू नहीं खरीदोगे, इससे से ज्यादा प्याज नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदेंगे साहब स्टॉक लिमिट काय के लिए? और स्टॉक लिमिट लग जाती है तो बिकता नहीं है, फिर व्यापारी उससे ज्यादा रख नहीं सकता, तो कीमत गिर जाती है। मोदी जी ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, ये तय कर दिया कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी, जितना चाहे व्यापारी कंपनी खरीदे। अब ज्यादा खरीदेंगे तो रेट ज्यादा मिलेंगे, ये तो सामान्य समझ की बात है भाई, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, ये तीनों कानून किसान हितैषी है, इससे किसानों को फायदा होगा। इनका विरोध तर्कसंगत नहीं है और कई राजनीतिक दल कूद पड़े हैं। अब तो अभी कांग्रेस जब इसकी सरकार यूपीए की थी तब वकालत करती थी, मैनिफेस्टो में लिखती थी कि हम कृषि सुधार के लिए कानून लाएंगे। शरद पवार मुझे चिट्ठी लिखते थे, मुझे 2011 में कि ये बनने चाहिए कानून, और अब सब विरोध कर रहे हैं, तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप। ये दोगली नीति नहीं चलेगी, दो मोहापन नहीं चलेगा, पाखंड नहीं चलेगा। हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आमजन के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी किसानों, 6,000 रुपया, छोटा हो, मझोला हो, बड़ा हो। हम मुख्यमंत्री बने तो हमें भी लगा, क्योंकि जब मैंने सूची दिखवाई तो पता चला कांग्रेस की सरकार ने तो पूरी सूची नहीं भेजी थी किसानों की, पैसे ही नहीं मिल पा रहे थे उसके कारण। जब वो सूची देख रहा था तो मेरे दिल में भी आया कि शिवराज चौथी बार बनाए, 4,000 जोड़ दे रहे, तुमने 6,000 में 4,000 और जोड़ के 10,000 देने का तय कर दिया। एक एकड़ का किसान, आधे एकड़ का किसान हो, 10,000 तो मिलेगा ही। संबल योजना फिर से गरीबों की चालू कर दी, फसल बीमा योजना हो, चाहे राहत की राशि हो, चाहे फिर से 0% ब्याज पर कर्जा देना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही किसानों के हित में और गरीबों के हित में सारी योजनाएं चालू कर दी है। एक तरफ जनता की कल्याणकारी योजना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मांगेंगे, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना, हमारे गरीब भाई, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले, जूते चप्पल ठीक करने वाले, अलग अलग छोटे मोटे सामान बनाने वाले, छोटे मोटे किराने की दुकान वाले, बड़े कुम्हार, लोहार, बसोड़, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले। कोरोना के दौरान इनका बिजनेस समाप्त हो गया था, मोटी ब्याज देके ये कर्जा लेकर काम करने की कोशिश कर रहे थे। स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत इनको 10,000 रुपए की राशि दी जा रही। मध्य प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा भाई बहनों को हम दे चुके हैं। सिंगरौली जिला इस पर ध्यान दे, ज्यादा से ज्यादा हमारे ऐसे गरीब व्यवसायी, छोटे छोटे काम करने वाले, अधिकतम लाभ इस योजना का मिलना चाहिए। सरकार जनता के लिए है भाई, आपकी बेहतरी के लिए और बेहतर विकास के लिए। और विकास की दृष्टि से ये जो हवाई पट्टी जिसका आज हम शिलान्यास कर रहे हैं, ये मील का पत्थर साबित होगी। अब कोई ये ना समझे कि ये हवाई यात्रा बड़े लोगों का काम है। 3.5 करोड़ लोग आज भारत में हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, और अब किराए भी धीरे धीरे इतने कम होते जा रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठे। अरे गरीब आदमी को भी हवाई जहाज का आनंद लेने दो। अगर कहीं 1,000-1,500 की टिकट में जा सकता है तो उड़ने दो उसको भी।
ये निम्न मध्यम वर्गीय आम किसान भी बैठ सके, अपना समय बचा सके, उस दिशा में प्रयास। आखिर सिंगरौली के विकास की अपार संभावनाएं, लेकिन जब भी किसी उद्यमी से बात होती थी, उद्योगपति से, तो एक ही बात सामने आती थी, हवाई पट्टी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, पहुंचे कैसे। और इसलिए ये सिंगरौली की हवाई पट्टी सिंगरौली जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी। और यह हवाई पट्टी केवल हवाई पट्टी नहीं रहेगी, इसको ऐसा बनाया जा रहा है कि इसको हम संपूर्ण हवाई अड्डे के रूप में विकसित करेंगे, ताकि बड़े प्लेन भी कल आके सिंगरौली में उतर सके और देश के हर कोने से सिंगरौली जुड़ जाए। और जैसा गोपाल जी ने कहा ही अपने भाषण में, आप लोगों ने भी अपनी स्पीच में कहा, पर्यटन की अपार संभावनाएं, फिर लोग हवाई जहाज होंगे तो और ज्यादा संख्या में आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा और उसके कारण और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और इसलिए हवाई पट्टी प्रगति और विकास की अपार संभावनाएं लेके आई है। इसलिए मैंने भी सोचा, राम लल्लू जी ने मुझे कहा था कि आके ही करो, मैंने कहा इसमें देर नहीं करें भाई, ये तो कर दें वर्चुअल, ताकि काम जल्दी शुरू हो जाए, अब बाद में आके कोई और कार्यक्रम करेंगे। हवाई पट्टी का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, बेहतर हो, इसका ध्यान पीडब्ल्यूडी विभाग रखे और निश्चित समय सीमा में पूरा काम हो जाए तो सिंगरौली में भी हवाई पट्टी पर विमान छोटे, लेकिन इसको हवाई अड्डा ही बनाना है हमें, तो बाद में बड़ा हवाई अड्डा बन जाए और सिंगरौली वालों अपनी सिंगरौली को एक आदर्श स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। सिंगरौली के सभी बहनों और भाइयों को बहुत शुभकामनाएं। इसी संदेश के साथ कि जब तक कोरोना है तब तक मास्क ही बचाव है, वैक्सीन जल्दी आने वाली है, लेकिन जब तक वो वैक्सीन नहीं लग जाए तब तक भैया मास्क जरूर पास रखना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, हाथ साफ करते रहना। आजकल कोरोना का डर थोड़ा कम हो गया है तो मास्क गायब हो रहे हैं, लेकिन मैंने भी अभी उतारा, वैसे लगा के रखता हूं मैंने देखा सांसद जी भी मास्क लगाए थे पहले और विधायक साथी भी अब मास्क दिखा रहे हैं, इसके बाद तुरंत आप लगाना। देखो हम लगाएंगे तो दूसरों को प्रेरित करेंगे, नहीं उन्हें वो कहेंगे जब विधायक जी नहीं लगा रहे तो हमें क्या लेना देना। सावधानी में ही बचाव है। मैं सभी सांसद जी, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। आपके साथ मिलकर हम सिंगरौली को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे, जनता के स्नेह से, प्रेम से, आशीर्वाद से। और एक बात जरूर है कि माफियाओं के खिलाफ इस समय अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में। अपनी सरकार जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल, दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। और प्रशासन वो भी देख ले, कोई गुंडे, बदमाश, माफिया, भूमाफिया कोई भी हो, उनको छोड़ना नहीं है। एक बार फिर मैं सिंगरौली की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। मेरे जनप्रतिनिधि साथियों को, सांसद जी, विधायकगण, सबको बहुत बधाई देता हूं। और गोपाल जी, उनका विभाग, सुरेश जी भी बैठे, तेज गति से गुणवत्तापूर्ण काम करवा के सिंगरौली को विकास की नई सौगात देगा। जल्दी आके प्रत्यक्ष रूप से आपसे मिलूंगा। आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।